बिहार में शुरू हो चुका है चुनावी शोर और चुनावी तैयारियों ने पकड़ लिया है जोर। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले बिहार में सियासत हाई है। एक तरफ एनडीए के सभी दल चुनाव लड़ने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी खुद को मजबूत करने में लगी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य की राजनीति काफी दिलचस्प हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं और इसी के साथ रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं। इस बीच बात करें बीजेपी की, तो भाजपा ने चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। दलित वोटर्स को साधने के लिए मेगा प्लान तैयार किया गया है। बीजेपी बिहार में दलित वोट बैंक भी अपने पाले में लाने के लिए प्लान बना चुकी है। पार्टी ने हर राज्य में हर वर्ग को अपने साथ लाने की तैयारी की है। बीजेपी को भरोसा देने वाले सीएम नीतीश कुमार ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि अब कुछ भी हो जाए वो बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान भी इस चुनाव में खासी भूमिका में नजर आ सकते हैं। जी हां, चिराग पासवान अब केंद्र की राजनीति से हटकर खुद की राज्य की राजनीति में जाने की इच्छा जता रहे हैं। भले ही एनडीए अपनी तैयारी का खाका तैयार कर चुका हो, लेकिन क्या बिहार की कुर्सी को लेकर घमासान होने वाला है? चेहरा कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस है, क्योंकि दावा हर तरफ से हो रहा है। जेडीयू कह रही है नीतीश कुमार ही सीएम होंगे और सीएम फेस भी वही होंगे और एनडीए का कोई दूसरा चेहरा नहीं होगा, जबकि एनडीए की तरफ से कई दूसरे नेता ने, कई दूसरे पॉलिटिशियंस ने कुछ अलग अलग दावे किए हैं। इसलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं, इस कुर्सी के कई नाम हैं जिसमें नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान सब खासम खास चेहरे बने हुए हैं। दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस जैसे विपक्षी दल भी लगातार जनता का भरोसा जीतने के लिए प्लान बना रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं। चुनाव की तारीखों को दिवाली और छठ पर्व को मद्देनजर देखते हुए ऐलान किया जाएगा। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है, लेकिन चिराग पासवान ने जब से ये कहा है कि केंद्र से ज्यादा उनकी दिलचस्पी बिहार में है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है, उसके बाद कई तरह की चर्चाएं आम हो गई। पहले चिराग पासवान का आपको वो बयान सुनवाते हैं। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूं, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो, जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री पद की बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चिराग पासवान एक सीजन पॉलिटिशियन है, उनको पता है वो जो बोलेंगे उस पर सवाल उठाए जाएंगे। तो जब उन्होंने ये बात कही कि भाई उनकी इच्छा है वो बिहार जाएं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नैरेटिव और ये जिम्मेदारी तभी पूरी हो सकती है जब वो बिहार से काम करे। दिल्ली से रहते हुए बिहार का भला उन्हें दिखता नहीं है, तो उन्हें लगा कि अब तो सवाल तो उठाए जाएंगे कि भाई चिराग पासवान की दिलचस्पी बिहार के विधानसभा चुनाव में क्यों बढ़ रही है। तो लगे हाथ उन्होंने दूसरा बयान दिया और इस बयान का एंड जो उन्होंने किया उसमें उन्होंने साफ कहा कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन कहते हैं सियासत में बयान के बड़े मायने होते हैं। चिराग पासवान की दिलचस्पी बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कोई नया एंगल जोड़ रही है? इसलिए सवाल है कि बिहार में एनडीए का सीएम फेस कौन होगा? क्या नीतीश कुमार के नाम पर ही एनडीए फिर से चुनाव लड़ने जा रही है? एनडीए में सीटों का समीकरण क्या होगा? क्या यह तय हो चुका है? और चुनाव में विपक्षी पार्टियों का क्या प्लान है और विपक्ष क्या एकजुट रह पाएगा एनडीए के सामने? इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। सूर्य मैथिल, नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव, प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। बादशाह आलम, प्रवक्ता आरजेडी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रंजन सिंह जी से शुरू करूं। रंजन सिंह जी, क्या मायने हैं चिराग पासवान के बयान के? क्या चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में एक धमाकेदार एंट्री चाहते हैं? क्या वो बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी भूमिका देख रहे हैं?
देखिए सर, हमारे नेता का बिहार में जो आना रहा है, जो राजनीति में आना रहा है, वो बिहार ही कारण रहा है जिसके कारण वो राजनीति में आए। हम्म। उन्होंने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का सपना बहुत पहले देखा था। हालांकि ये स्क्रिप्ट तैयार करके 2020 में लॉन्च किया गया है। हमारे नेता जरूर 11 साल से संसदीय जीवन में रहे हैं, लेकिन हमेशा वो बिहार और बिहारियत की बात करते रहे हैं। बिहार के मुद्दों पे हमेशा प्रखर रहे हैं, बिहार की राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे। तो हमारी पार्टी के कार्यकारिणी के बैठक में ये डिसीजन लिया गया कि सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि भाई उनको चुनाव लड़ना चाहिए बिहार विधानसभा का, कि जो काम बिहार में रहकर और बिहार में पॉलिसी मेकिंग के एक मजबूत भूमिका अदा करके जो काम कर सकते हैं, जिससे हमारा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो विजन है वो और सशक्त होगा और उसको गति मिलेगी उसको लागू करने में, जिससे पलायन, शिक्षा, रोजगार ऐसे कामों को करने में हमें मौका मिलेगा पॉलिसी मेकिंग करके। तो नेता के पास ये प्रस्ताव को भेज दिया गया। जी रंजन सिंह जी, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। रंजन जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? सर सिर्फ अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? बिल्कुल आ रही है। थोड़ा नेटवर्क इशू है आपके साथ मुझे लगता है, इसलिए इंटरनेट थोड़ा स्लो हो रहा है। आपने कहा कि वो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं चिराग पासवान। क्या एक विधायक पॉलिसी मेकिंग कर सकता है क्या बिहार की राजनीति में? जब तक वो किसी बड़े मंत्री पद पे नहीं होंगे, कैबिनेट में किसी सीनियर पोस्ट पर नहीं होंगे, जब तक कोई बड़ी जिम्मेदारी में नहीं होंगे, तब तक पॉलिसी मेकिंग कैसे करेंगे? आपने कहा कि वो पॉलिसी मेकिंग में रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए काम करना चाहते हैं, तो गृह मंत्रालय उनके पास होना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय उनके पास होना चाहिए। इसके अलावा रोजगार के लिए जो मंत्रालय होते हैं वो उनके पास होनी चाहिए। तो कैबिनेट में एक बड़ा पोर्टफोलियो देख रहे हैं अगर उनके बयान से समझा जाए, क्योंकि सीएम के लिए तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी बिहार के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी पार्टी का एक मजबूत जनाधार है जो युवा और महिला का प्रेरणा और उनका जो स्वीकारता है सभी जाति धर्म के युवा और महिला में है हमारे नेता का। तो निश्चित रूप से जब वो बिहार के चुनाव लड़ेंगे तो महज जो विधायक नहीं रहेंगे, वो सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका में आएंगे और जिसका लाभ हमें लगता है कि एनडीए के अन्य घटक दल को भी मिलेगा और हमारी पार्टी को भी मिलेगा। तो ये तो सवाल ही नहीं है कि बतौर वो विधायक काम करेंगे। वो तो जब भी यहाँ काम करेंगे तो विधानसभा में एक मजबूत पॉलिसी मेकर की भूमिका में रहेंगे, या तो सीएम बनकर भी कर सकते हैं। नहीं, सीएम की तो बात नहीं है सर। सीएम तो हम लोगों ने कह चुके हैं, हमारे नेता कह चुके हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा चुनाव होगा और वही सीएम फेस होंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ सीएम बन रह के ही, सीएम अगर हमारे हैं, सीएम हमारे गठबंधन के हैं हमारे, तो हमको लगता है कि अगर आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व देते हैं तो वो पॉलिसी मेकिंग में हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की भूमिका को बेहतर कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। तो चिराग भाई ने अभी से गमछा रख दिया, या यूं कहें कि एलजेपीआर ने अभी से गमछा रख दिया है? अभी तो इलेक्शन होने बाकी है, जीतना बाकी है, क्योंकि कांग्रेस अलग ताल ठोक रही है, आरजेडी अलग ताल ठोक रही है। मैं बादशाह आलम और वैभव त्रिपाठी जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं जरा सूर्य मैथिल जी का रुख कर लूं। सूर्य मैथिल जी, क्या सहमत हैं इस बात से कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए लड़ने जा रही है 2025 अंत में? धन्यवाद विवेक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। थोड़ा आवाज इको कर रही है, कहिए पीसीआर को ठीक करेगी जी। और देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया, स्पष्ट शब्दों में मैं एक लाइन में उत्तर दे दूं कि एनडीए के अंदर सब कुछ सही है, हम सब एक हैं और हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और उनको ही मुख्यमंत्री दोबारा से बनाया जाएगा। ये स्पष्ट है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कहीं कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। हम लोग स्पष्ट रूप से कार्य करते हैं। ये जो बिन दूल्हे की बारात जो है ना, ये जो इंडी और घमंडी गठबंधन है उसके लिए छोड़ देते हैं कि मैं बनूंगा दूल्हा या मैं बनूंगा दूल्हा।
ये जो चीजें हैं ये हमारे यहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ पर सीधी चीजें होती है, पॉलिसी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। हम विकास के लिए कार्य करते हैं और हम एक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। लेकिन नायब सिंह सैनी थोड़े दिन पहले बिहार के दौरे पर उन्होंने कहा था कि भाई ये तो विधायक दल तय करेगा सीएम कौन होगा। उनके बयान पर काफी घमासान हुआ था। देखिए विवेक जी, आप जो बयान की बात कर रहे हैं वो एक माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया कैजुअल बयान था। उनको पत्रकार ने पूछा था कि यहाँ पर विधायक के मुख्यमंत्री कैसे तय होता है, तो उन्होंने साफ बोला कि जो रीति नीति है विधायक दल जो है वो तय करेगा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी और उसके बाद भी हम लोगों ने प्री पोल अलायंस के रूप में जिस प्रकार से नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाया, ये बताता है कि हम लोग गठबंधन को साथ में लेके चलते हैं। हम लोग कांग्रेस की तरह नहीं है कि आधा इधर काट के लगा लेंगे आधा उधर काट के लगा लेंगे और बाकी जो बचेगा उसको जो है वो अपनी पार्टी में मिला लेंगे। तो आपने महाराष्ट्र में तो शिंदे जी को सीएम से डेप्यूटी बना दिया। विवेक जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वहां पर तो तय ही नहीं था ना कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, यहाँ तय है, चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। जी जी जी, ये कह रहे हैं यहाँ तय है, इसमें कोई इफ एंड बट कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने स्पष्ट तो कर दिया कि हम माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और पुनः एक बार फिर से भारी बहुमत के संग एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। जी ठीक है, वैभव त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपसे बयान के पास। वैभव त्रिपाठी जी। विवेक जी, बिहार की जनता सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की बात करना चाहती है और उन्हीं लोगों के साथ जाएगी जो इसकी बात कर रहे हैं। सवाल यहाँ ये है कि चुनाव अभी दूर है, लेकिन भाजपा और उनके गठबंधन के जो साथी हैं वो मुख्यमंत्री खेलने लगे हैं। बिहार की जनता इतनी राजनीतिक रूप से परिपक्व जनता है कि वो जानती है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाते उनको बैकसीट पे फेंक दिया, वो अलग हो गए। और फिर शिंदे जी को किस तरीके से भाजपा के बहुत सारे नेता मंत्रीगण कहते थे कि वही हमारे मुख्यमंत्री हैं, वही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है, और जैसे ही चुनाव परिणाम हुआ तो उनको बैक सीट पे डाला। तो बिहार की जनता इतनी परिपक्व है। सवाल ये है कि जो चिराग जी ये कह रहे हैं बिहार और बीस फर्स्ट, वो मौन हो जाते हैं जब मनरेगा का बजट 40% घटा दिया जाता है। ये वही ऐतिहासिक मनरेगा स्कीम है जिसने बिहार से पलायन को लगभग 60% तक रोक दिया। हम बात कर रहे हैं कि बिहार से पलायन ना हो, बिहार में रोजगार मिले, इसके लिए कांग्रेस और जो हमारा महागठबंधन है वो संकल्पित है। हमारे साथ जब नीतीश बाबू थे तो हमारे दबाव में वहां पे नौकरियों की बहार आई, और नौकरियों में जानते हैं बड़ा हास्यास्पद भी है, भाजपा के जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता हैं उनकी बेटी को बिहार में नौकरी मिली, और लोगों ने गॉसिप में कहा उनसे कि अगर योगी सरकार यहाँ वैकेंसी निकाल देती तो आपको बेटी को बिहार में भेजना पड़ता। तो हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं, जातीय जनगणना के सीएम किसको बनाना चाहते हैं, सामाजिक न्याय कर। देखिए ऐसा है, कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिए, कांग्रेस ने कभी भी चुनाव पूर्व किसी भी चेहरे की बात नहीं करी। आप उसके लिए आपको इतिहास देख लेना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि जो हमारा संविधान कहता है कि चुनाव होता है, जनता प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि अपना नेता चुनता है, और चुनाव के बाद इस बात का निर्णय होगा। तो हमें इसमें कोई जल्दी नहीं है। अब हम यहाँ मुख्यमंत्री की भर्ती तो कर नहीं रहे हैं, मतलब आरजेडी पर भरोसा नहीं है आपको? प्लीज भैया, आप आरजेडी से ऊपर समझते हैं आपको प्रदेश में? अरे नहीं, आप जिस तरफ ले जाना चाहते हैं मैं उधर नहीं जाता। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री की भर्ती हम नहीं करते, जनता निर्णय करती है कि किसकी सरकार बने, और जनप्रतिनिधि तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बने। ठीक है, यहाँ तो भर्ती चल रही है भाई,
भाजपा, एलजेपी, जेडीयू ये सब लोग भर्ती कर रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, और बाद में क्या होता है वादा खिलाफी। बादशाह आलम जी जल्दी पूरा कर लीजिए प्लीज, जल्दी, हाँ जल्दी पूरा कर लीजिए, आपने बहुत मजेदार एंगल दे दिया डिबेट को। यहाँ नियुक्ति मुख्यमंत्री की नहीं हो रही है। सवाल ये है कि जहां एक तरफ मनरेगा का बजट कम किया गया, जिसकी वजह से वहां के गरीब मजदूरों का हक मारा गया, प्रधानमंत्री पे भी भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री पे भी भरोसा नहीं है, इस वजह से कि प्रधानमंत्री 3 साल पहले एमएसपी की गारंटी उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए उन्होंने कहा हम तीनों काले कानून वापस लेते हैं और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे। 3 साल हो गया, आज तक कानून नहीं बना। लेकिन भैया हांडी में मटन पकाकर लालू जी खिलाए थे, कम से कम एक बार तेजस्वी का नाम ले लिए होते, एक बार तेजस्वी जी का नाम ले, कोई गुनाह थोड़ी हुआ है, तेजस्वी जी का नाम ले लेते कोई गड़बड़ हो जाता क्या? ना विवेक जी, बिहार के जनमानस का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और तेजस्वी यादव जी उठा तो रहे हैं ये सब मुद्दा। हांडी चिकन मटन की जरूरत है और उसकी चर्चा करनी है, आप स्वतंत्र हैं, आप उसकी चर्चा कर सकते हैं। हम जनता के मूल मुद्दों की भी चर्चा करेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, तो मतलब ठीक है, और बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार। भैया हमसे गलती हो गया, हम मान लेते हैं, लेकिन राहुल जी जो मटन पका रहे थे, बोलिए राहुल जी से भी गलती हुआ? वैभव जी आवाज आ रही है? हेलो वैभव जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, मुझे लगता है वैभव जी तक आवाज़ नहीं जा रही है, या फिर क्या वजह है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बाकी दर्शक समझदार, मैं उन पर छोड़ता हूँ। बादशाह आलम जी के पास जा रहा हूँ। दर्शक नेटवर्क का इशू था, अब आवाज आपकी आ रही है, आप बताएं, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि भैया आपने कहा, मुझे जिम्मेदार ठहरा दिया कि आपको हांडी चिकन, हांडी मटन समझ में आ रहा है। नहीं सर, लालू जी के घर पर राहुल जी खुद ये रेसिपी बना रहे थे, और चंद महीने पहले की बात है, और बाकायदा इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। तो राहुल जी गलत थे, आप ये कह रहे हैं? विवेक, अरे नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं क्या भोजन करता हूं और आपके यहाँ आता हूं, कैसे आप अवगत करते हैं। अगर ये देश का और प्रदेश का मुद्दा है तब तो आप इस पे चर्चा कर ही सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर डालने की क्या जरूरत है? अगर देश प्रदेश का मुद्दा नहीं है तो पलायन है, बाकायदा 10 कैमरे से शूट करके इसको बढ़िया से एडिट कराकर सबटाइटल लगाकर सोशल मीडिया पे डाले आप लोग, और हमने पूछ दिया कि भैया हांडी मटन बना रहे थे, तो हम बड़े गलत हो गए। आप गलत बयानी कर रहे हैं विवेक जी। मैं गलत बयान भी गलत दे रहा हूं। ऐसा है कि 10 कैमरे से फोटो शूट तो आदरणीय मोदी जी का होता है, 10 कैमरे का शूटिंग हमारे वहाँ कोई नहीं करता भाई। ठीक है, चलिए, तो गरीबों की बात करने वाले चलिए। और मैं आज भाई आपके टॉपिक पे डिबेट कर रहा था, आपके राज्य में गरीबों के घर में भी हांडी मटन और हांडी चिकन बने, यही उम्मीद करते हैं। आपका जहां शासन चल रहा है। बादशाह आलम जी के पास आ रहे हैं। बादशाह आलम जी, बड़ा अफसोस हुआ कि वैभव जी ने एक बार भी नहीं कहा, कम से कम उस डिनर की एक वो रख लेते, लाज रख लेते, और कहते कि भाई तेजस्वी जी ने इन तमाम मुद्दों को उठाया है, बेरोजगारी को, गरीबी को, शिक्षा को, पलायन को, बिहारी को, इन तमाम मुद्दों को आगे रखा है। तो तेजस्वी जी में पोटेंशियल है, वो जो इंडिया अलायंस है या जो महागठबंधन है उसके सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। इस पर हम विचार करेंगे। चलिए, नाम ना भी लेते, यहां तक तो कह ही सकते थे। देखिए विवेक जी, बात यहाँ 243 सीटों पर इलेक्शन की बात है, जो हम महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। और ये जो हमारे घटक दल हैं, इनकी एक मीटिंग हुई, उसमें ये तय हुआ कि ये माननीय तेजस्वी प्रताप के नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़ा जाएगा, और जब हमारी सरकार बनने की बारी आएगी तो उस वक्त बैठ के हम तय कर लेंगे कि कौन बनेगा। वैसे आपको मालूम है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, तो आरजेडी का ही कैंडिडेट होगा, उसी के पास ज्यादा एमएलए होंगे। तो ये मसला कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा नहीं है। एक इनके यहाँ सिर्फ फुटबॉल है कि अभी बीच में देखिए एक पोस्टर वार चल रहा है कि अब चिराग पासवान जी अब दिल्ली की राजनीति में उनको जो है मजा नहीं आ रहा है, अब वो उनको बिहार बुला रहा है। अब बिहार में कितने पोस्टर लग गए सीएम कैंडिडेट के। तो ये हमारे यहाँ ये सीएम कैंडिडेट कौन होगा इसका बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये हम लोग बैठ के आपस में सुलझा लेंगे। अभी तो हम लोग 243 सीटों पर पुरजोर तरीके से अपना काम कर रहे हैं और बिहार की जनता हमारे साथ है। हमारे नेता तेजस्वी प्रताप जी युवा नेता है
सामाजिक न्याय की बात करते हैं। उनके पिताजी श्री लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के जरिए ही आए सरकार में और 15 साल सरकार चलाई। अब 20 साल से वो सरकार में नहीं है, लेकिन 20 साल से तो ये बीजेपी और जेडीयू सरकार में है, तो इनको अब सारे मसलों को सॉल्व करना चाहिए ना। अभी तो बेरोजगारी का क्या हाल है, चिकित्सा का क्या हाल है, शिक्षा का क्या हाल है, महंगाई अपने चरम सीमा पे है, गुंडे बिल्कुल खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं बिहार के अंदर, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है। अब एक मुजफ्फरपुर की आपने कल ही खबर देखी है कि 11 साल की दलित बेटी के साथ सर वो ये मुद्दे आप चुनाव में लेकर जाएंगे, ये मुद्दे गंभीर मुद्दे हैं, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई आपने ताल ठोक कर कह दिया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कहां मान रही है इस बात को? कांग्रेस ने हामी दी ही नहीं, कांग्रेस ने आपके सामने इनकार कर दिया। अभी आप किस मुंह से बोल रहे हैं कि भाई बैठक हुई, बैठक में फैसला हो गया है? मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं भाई, वहां हमारे गठबंधन के घटक दल है, वो उनके साथ हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और अपना चीफ मिनिस्टर चुन लेंगे। ये बीजेपी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके यहाँ जो घमासान बचा हुआ है जी, उसका सोल्यूशन ढूंढे। जी राजीव रंजन कुछ कहना चाह रहे, माफ कीजिएगा रंजन सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं जी, ठीक है रंजन सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, रंजन सिंह जी। सर विवेक भाई आप ये पूछिए जरा कि 2004-5 में गरीबी रेखा से नीचे 37%, मैं थोड़ा सा आंकड़ा इसलिए बता देता हूं क्योंकि ये काम की बात की है, हमारे जो कांग्रेस के साथी थे वो मनरेगा की बात की है और जितने डाटा दे रहे थे, तो मैं डाटा के जरिए बता देना चाहता हूं कि 37% लोग, अभी रंगराजन कमेटी का रिपोर्ट आया है जिसमें 37% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे 2004-5 में। आज वो घटकर 2012 में 29% और आज ये 4% के आसपास रह गया। आप इनसे पूछिए कि बिहार डेवलपिंग स्टेट में दूसरे बड़े राज्य के तौर पे उभरा है 13% पे। आप इनसे पूछिए कि यहाँ बेरोजगारी जो दर है वो 3.2% रह गया। इनको मुद्दों का विरोध करना तो है नहीं, इनके गठबंधन में न दूल्हा तय है न बाराती तय है। इनके यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि नेता प्रतिपक्ष को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए एक तरफ से लोग आतुर हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस की हामी नहीं भरी है। बाकी जितने भी घटक दल हैं इनके, वो आरजेडी की जो थोड़ी मोड़ी राजनीतिक जमीन है उस पर अपना राजनीति करना चाहते हैं और अपनी तो कुछ, इनका जो पूरा का पूरा गठबंधन का स्वरूप विवेक भाई आप देखेंगे तो पूरा फ्रैक्चर वो गठबंधन है। इनके कई दिशा में भटके हुए लोग हैं। ये समन्वय समिति के अध्यक्ष जरूर बनाते हैं लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाते हैं। जिस सामाजिक न्याय की ये बात करते हैं तो रिसेंट की घटनाओं से सामाजिक न्याय आपको भी समझ में आ रहा होगा कि महागठबंधन के पास कितना सामाजिक न्याय होता है। घटनाएं इनके यहाँ रोज घट रही है, तो ये सब कहने की बात नहीं है। हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी का विजन बहुत ही स्पष्ट है, उनका मंशा स्पष्ट है। बिहार में सारे लोगों में उनकी स्वीकार्यता बढ़ती गई है, जिस तरीके से खासकर महिला और युवा में इसका फायदा एनडीए के गठबंधन के अन्य दलों के साथ साथ हमारे पार्टी को भी होगा, हमारे कार्यकर्ता को भी होगा। इनको ये समझने की ये बौखलाहट है, एक चिराग पासवान जी के एंट्री होने से इनकी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। जरा इनसे पूछिए कि किस प्लेटफॉर्म पे ये डिबेट करना चाहते हैं, कहां से विकास इनके पास। वैभव त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं जाने के लिए। और डॉक्टर निहोरा जी की अगर आवाज आ रही हो तो प्लीज पीसीआर बताइएगा। पहले एक बार वैभव त्रिपाठी जी सवाल ले लें। हाँ जी बोलिए। विवेक जी, हमारे साथी आरजेडी के प्रवक्ता ने जो बात कही हम उससे सहमत हैं और हम दोनों एक मत हैं। आपको लगता है कि नहीं हमारे अंदर मत नक्कायक नहीं है, तो ये आपके चिंतन की बात है। हम एकजुट हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, समावेशी विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के मूल मुद्दों की बात कर रहे हैं। हमारे जो एलजेपी के प्रवक्ता ने बात कही, अगर भाई महंगाई इतनी कम हो गई है, बेरोजगारी नहीं, अगर आप इतने ही दिल से एक हैं, अगर आप दोनों पार्टियां साथ में इतने कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, त्रिपाठी जी रुक जाए ना, कोई चुनावी रैली थोड़ी चल रही है। मैं ये कह रहा हूं अगर इतने कॉन्फिडेंट है तो तेजस्वी का नाम लेने में आपको क्यों शर्मिंदगी महसूस हो रही है, या क्यों कॉन्फिडेंट नहीं है तेजस्वी जी का नाम लेने में आप? विवेक ऐसा है कि आपकी सभी जनता, जो आपको दर्शक आपके हैं, वो देख रहे हैं कि एलजेपी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे एक शब्द आपने नहीं बोला है, तो कुछ देर हमको भी अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए।
एलजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, इनको पूछना चाहिए कि आखिर क्या कारण है देश की 80% 85% आबादी को 5 किलो चावल की लाइन में लगना पड़ रहा है। अगर महंगाई नहीं है, गरीबी नहीं है और देश की जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे, बेरोजगारी नहीं है, तो बिहार से पलायन क्यों हो रहा है, ये बताना चाहिए। मैंने आपको सीधा सवाल किया कि चिराग जी को उस बात पे संसद में सवाल खड़ा करना था, जब 40% मनरेगा के बजट को कट डाउन कर दिया गया, तो उनको कहना चाहिए था कि जो बिहार की गरीब जनता है, जो वहां के मजदूर हैं, उनको इससे रोजगार मिलता है, आप कैसे कट कर सकते हैं? इससे कैंडिडेट का मसला हल हो जाएगा। सत्ता की मलाई अरे सुन लीजिए, सत्ता की मलाई खाना है, केंद्रीय कैबिनेट में बैठे रहना है, तो मुंह बंद रखना है। मोदी जी के सामने मुंह खुलता नहीं है, किसानों के मुद्दे पे ये मौन रहते हैं। अब इनको ठीक है, मैं सूर्य मैथिली जी इसका जवाब लूंगा। डॉक्टर निहोरा प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूं वैभव त्रिपाठी जी, आपने कहा कि विशिक्षा बेरोजगारी की बात नहीं करते, लोग 5 किलो चावल के लाइन में क्यों लग रहे, 80% जनता ये नहीं बताते। मैं ये कह रहा हूं, अगर विधानसभा चुनाव से पहले 4-5 महीने पहले सीएम फेस को लेकर घमासान हो रहा है, चेहरे को लेकर घमासान हो रहा है, जब नेतृत्व महागठबंधन या फिर एनडीए अलायंस को लेकर, अगर नेतृत्व को लेकर इशू है, तो फिर बिहार का नेतृत्व कैसे होगा भाई? बिहार का नेतृत्व तो वही करेगा ना जिसका खुद का नेतृत्व बहुत ठोस होगा, जहां कंफ्यूजन नहीं होगा, जहां क्लैरिटी होगी। डॉक्टर निहोरा प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए। निहोरा जी, चिराग पासवान ने भी बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की ताल ठोक दी है, जेडीयू कैसे देख रही है इसे? नहीं, तो अच्छी बात है ना। अगर मैं बिहार की राजनीति तो पहले से चिराग पासवान जी करिए रहे हैं, अगर विधानसभा के चुनाव में भी बिहार की राजनीति करें तो इससे एनडीए मजबूत होगा, और जो हम लोग का लक्ष्य है 225, वो 225 आएगा, उससे अधिक आएगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा था विवेक जी कि कांग्रेस के लोग पलायन, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, तो अभी राष्ट्रीय जनता दल के जो युवा शाखा है वो एक निकालने जा रहा है कि 90 के पहले बिहार की स्थिति क्या थी, कितने हत्याएं दलितों को हुआ, पिछड़ों को हुआ, अकलियतों को हुआ। ये आंकड़ा, ये आंदोलन राष्ट्रीय जनता दल के युवा विंग करने जा रहा है। तो 90 तक कांग्रेस की ही सरकार बिहार में थी, 2.5 बरस आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के शासनकाल को छोड़कर। ते तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि आपने कितना रोजगार दिया, 3 से 4 दशक तक आप बिहार और देश पर शासन किया, कितने आप लोगों को रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी, कितनी, क्या आवाज नहीं मिल रहा है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल अपनी बात पूरी कीजिए, आप आवाज आ रही है आपकी। कितने पलायन हुआ? हमारे यहाँ तो पलायन घटे हैं, इसलिए पलायन घटे कि ये दोनों, जो आरजेडी और कांग्रेस, ये शासनकाल में जो बिहार का हालात था, किसानों का हालात था, किसान किसानी नहीं कर पाते थे, मजदूर मजदूरी नहीं कर पा रहे थे, आतंक और उग्रवाद से प्रभावित होकर लोग बिहार छोड़ रहे थे, व्यापारी को इतने परेशान। भाई 2.5 साल कह रहे हैं, उन्हीं का था 2.5 साल, लेकिन चिराग पासवान चाहते हैं कि भाई कैबिनेट में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। और जो बात आपने कही भाई, उनका स्वागत है, लेकिन थरिया में खाना तो उतना ही है ना, उसी खाने से तो सब लोग उस थाली में एक एक हिस्सा लेंगे, तो जेडीयू कॉम्प्रोमाइज करेगी? हम ऑन रोड है, इसलिए मुझे इनका जवाब देना है। हाँ, नहीं, हमारा कहना है कि एनडीए का जो गठबंधन है जी, उसमें जिसको जो जिम्मेवारी मिलेगी वो निभाएगा, उसमें कहाँ दो मत है। अगर चिराग पासवान जी बिहार का सेवा करना चाहते हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि बिहार के मजबूती के लिए। ठीक है, बादशाह आलम कुछ कह रहे हैं, उसका सूर्य मैथिल जी आपके पास और वैभव त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा है। बादशाह आलम जी। सर, मेरा विवेक जी ये कहना है कि अब इस वक्त बिहार की राजनीति है ना, ये अब मंडल और कमंडल की राजनीति हो गई है। आप लोग तो चाहते ही थे इसमें, हम ये नहीं चाहते थे। ये तो मोदी जी, शाह जी का जो अपना कमंडल का जो निकाल के चला था, ऑपरेशन सिंदूर है, जातिवादी जनगणना है, ये सब तो उनका फेल हो गया। काम इन्होंने कुछ किया नहीं 20 साल के अंदर, तो अब इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। और हमारे रह गए चिराग पासवान जी, तो वो ये अभी कह रहे थे, अभी 2 दिन पहले मैं उनके इसमें सुना था कि मैं तेजस्वी यादव की ताड़ी नीति से बड़ा सहमत हूँ।
ताड़ी एक हमारे यहाँ होता है, वो शराब की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन उसको डाल दिया गया है। तो वो ताड़ी की राजनीति करते करते वो बीजेपी की राजनीति को ताड़ गए हैं। ये हमारे साथ क्या होने वाला है बिहार में, हाँ। जो वहां आपके महाराष्ट्र में हुआ वही चीज इनके साथ में रिपीट कर दी जाए। तो है तो ये मंडली, लेकिन कमंडल लेके घूम रहे हैं। तो अब इनका एहसास हो रहा है कि अब कमंडल का करूं क्या। तो अब देखिए आने वाले इलेक्शन में पता चल जाएगा कि कितने लोग मंडली है, कितने लोग कमंडली है, किसकी सरकार बन रही है। भैया आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं महाराष्ट्र वाला खेला ना करते, बीजेपी कह रही है कि दूल्हा नहीं मिल पा रहा है। सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हो? नीरज जी आपके पास आ रहा हूं। सूर्य मैथिल जी, ये तो सर अपने दूल्हे की चिंता करें। हमारे यहाँ दूल्हा भी है, बारात भी तैयार है, और बारात भी जाएगी और शादी भी होगी। इसकी चिंता बीजेपी न करे। लेकिन कांग्रेस कह रही है अभी दूल्हा पर अभी एक राय नहीं बनी है, दूल्हे पर बात होगी। आरजेडी को अपनी चिंता करना चाहिए। अभी तक कांग्रेस ने इनके चेहरे की घोषणा तेजस्वी यादव को नहीं किया। मैं जानता हूं करेंगे भी नहीं, इसलिए भी नहीं करेंगे कि राहुल गांधी ये बात समझते हैं कि जितने आरोप तेजस्वी यादव पर करप्शन का है, चार्जशीटेड है, अगर ऐसे चेहरा लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप में जीरो पर हम आउट होंगे। इसलिए परेशान मत होइए। आरजेडी को चिंता करनी चाहिए। सूर्य मैथिल जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में वैभव त्रिपाठी आपके पास आ रहा हूं। नीरज जी एक सेकंड रुकिएगा। सूर्य मैथिल जी, धन्यवाद। देखिए, वैभव त्रिपाठी हूँ, वो आरजेडी के प्रवक्ता हूँ, उन्होंने 3-4 विषय लगातार उठाए। पहले तो एक ही लॉलीपॉप पकड़ के घुमा रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि भैया मनरेगा के अंदर जो है ना वो बजट कम कर दिया। अच्छा, इनसे पूछेंगे कोई, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपको पता है बिहार के अंदर इस समय कितने एक्सप्रेसवे जो है बन रहे हैं या बन के तैयार हो चुके हैं? नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 40,000 करोड़ का। अब कूदो मत, अब पहले सुनो, बहुत कूद रहे थे, सुनो पहले। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 25,000 करोड़ का। 612 किलोमीटर लंबा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे 30,000 करोड़ का। पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे 4,000 करोड़ का। उसके अलावा पटना बेतिया एक्सप्रेसवे 6500 करोड़ का। बाकरपुर डुमरिया घाट एक्सप्रेसवे 2200 करोड़ का। 6 लेन का पटना रिंग रोड की लागत 11,000 करोड़। उसके अलावा मुंगेर मिर्जापुर चौकी एक्सप्रेसवे 8,000 करोड़ का। असम दरभंगा एक्सप्रेसवे 8,000 करोड़ का। पटना आरा बक्सर एक्सप्रेसवे 9,000 करोड़ का। ये मैंने आपको एक्सप्रेसवे बताए, उनकी लागत बताई, और ये एक्सप्रेसवे 90% से आसपास पूरे हो चुके हैं और कुछ फंक्शनल हो चुके हैं। अब ये समझने की बात है विवेक जी कि ये मनरेगा चिल्ला रहे थे, अरे बिहार तो एक्सप्रेसवे पे दौड़ने लग गया है। अब ये गरीबी रेखा की बात कर रहे थे और बेरोजगारी की बात कर रहे थे, चलो आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि बिहार के अंदर गरीबी बढ़ गई है। 1990 और 95 की गरीबी रेखा के आंकड़े निकाल लो और आज के आंकड़े निकाल लो, कहां है बिहार? इस समय बेरोजगारी दर बिहार के ग्रामीण अंचल में है 3.3% और महिलाओं के लिए है 0.90%। ये समझिए आप कि कितना बड़ा विकास का एक चक्र घूम रहा है बिहार में। और साथ ही महंगाई दर 3.16% है इस समय बिहार के अंदर। प्रति व्यक्ति आय बिहार की 80,000 रुपए है आज के समय में। आज के समय में क्या थी जरा बताइएगा हमको। और एक और बात, बिहार के अंदर मखाना बोर्ड, पटना का जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उसको एक्सपेंड किया गया। दरभंगा के अंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया। बिहार के अंदर 6 इंटर स्टेट एरो जो हवाई अड्डे हैं वो एक्टिव किए गए। बिहार के अंदर मेट्रो मंजूर हुई है। अरे भाई साहब, ये सब काम तो मैथिल जी चल ही रहे हैं, लेकिन ये बताइए ना, ये चल रहे हैं ना, बिहार बदल रहा है। अरे भाई साहब ये बताइए, बदल के रख दिया ना बिहार को। नीतीश जी के नाम पर क्या एनडीए में एकजुटता है?
मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार भी वादा निभाया था। हम लोग प्री पोल अलायंस में विश्वास करते हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ज्यादा विधायकों के संग सत्ता में आए थे, तो आरजेडी कह रही है महाराष्ट्र वाला खेला कर देंगे आप, को मुख्यमंत्री बनाया। आरजेडी कह रही थी महाराष्ट्र वाला खेला कर देंगे बिहार में आप। देखिए, आरजेडी की तो कुछ कही नहीं जा सकती है। ये मटन खोर, ये मटन को हांडी में बनाकर पकाकर दिखाने वाले और गुंडों को खिलाने वाले कुछ भी कहेंगे। इनके राज्य में तो आईएएस की और आईपीएस की बेटियां भी सुरक्षित नहीं थी। ये लालू जी के जो साले थे साधु यादव, वो किसी भी महिला को उठा के ले जाते थे, बलात्कार कर लेते थे, किसी ने रोका कभी? इनके राज्य में जंगल राज था, शहरों में गोली मारी जाती थी, हर जिले में एक माफिया तैयार कर रखा था इन लोगों ने। आज नीतीश बाबू के नेतृत्व में भाजपा के साथ में किस प्रकार का सुशासन हमने प्रदेश में दिया। तो नीतीश बाबू ही सीएम बनेंगे, लेकिन आपने दो वर्ड का इस्तेमाल किया, एक कहा कि भाई मटन बनाकर गुंडों को खिलाते हैं, इसका मतलब क्या है? अब देखिए ना, आप खुद तय कीजिए गुंडा कौन है। जो लोग बिहार को लूट रहे हैं, चारा चोर की औलाद, जमीन चोर, और ये सामाजिक संरचना की बात कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने एक यादव परिवार की बेटी की जिंदगी बर्बाद की। देखिए ना ऐश्वर्या को, जब पता था इनका बिटुआ बाहर मुंह मार रहा है, बाहर ये एक सेकंड, ये इस तरह की भाषा नहीं प्लीज, इस तरह की भाषा नहीं। सब एलिगेशन, अभी कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं हुआ है। ये एलिगेशन है भाई साहब, ये एलिगेशन है। अभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स बाकी है। सूर्य मैथिल जी, ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वैभव त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं और बादशाह आलम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वैभव त्रिपाठी जी, देखिए ऐसा है। देखिए, एक तो जो जेडीयू के साथी कह रहे थे, उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि नीतीश बाबू की विश्वसनीयता पे जो डेंट पड़ा है कि वो कभी भी कहीं भी पलट सकते हैं, तो चिंता वो कांग्रेस और आरजेडी और महागठबंधन की चिंता ना करें। दूसरी बात, बलात्कार की बात ये कर रहे थे सूर्य मैथिल जी। हाईवे का बलात्कार कांड जग जाहिर हो गया है, तो शर्म आनी चाहिए इनको। एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, नो डाउट एक्सप्रेसवे में कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन पुल जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहे हैं, कितने पुल पिछले दिनों में गिरे हैं, जो 6 महीने पहले उद्घाटन जिनका मोदी जी और नीतीश जी करते हैं, वो भरभरा के गिर जाता है बालू की ढेर की तरह। इसकी बात इनको कर लेनी चाहिए। सवाल यह है कि जहां एक तरफ गरीबों के हक ये सरकारें छीनती जा रही हैं भाजपा की, वहीं ये बात ओछी राजनीति पे आके टिक जाती है। भाजपा के लोग, इसकी बेट, इसकी बहन, इसकी बहू, जब रेप की बात करते हैं, रितु भंडारी को भूल जाते हैं, बनारस बीएचयू आईआईटी की बेटी को भूल जाते हैं, वंश चौधरी ने जो राम मंदिर में काम करने वाली बेटी का रेप किया, उसकी बात भूल जाते हैं। तो ये इनका दोहरा चरित्र है, हम इस पे भी कोई टिप्पणी नहीं करते। सवाल ये है कि जब बिहार की बात हो रही है तो बिहार के मूल मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री, हमारा संविधान कहता है कि जनता प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि मुख्यमंत्री चुनता है, तो हम उस संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान द्रोही ये लोग क्या जाने। रंजन सिंह कुछ कहना चाह रहे थे, बादशाह आलम जी आपके पास। रंजन सिंह जी, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जल्दी पूरा कर लीजिए, जल्दी पूरा। जातीय जनगणना की जब हम बात करते थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे ये अर्बन नक्सल। जब वो बात हम कहते थे तो अर्बन नक्सल हमको बताते थे। अब मजबूर होकर बिहार चुनाव में इन्होंने उस बात को स्वीकार कर ली, तो सूर्य मैथिल जी को ये बताना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री जी जो जातीय जनगणना के लिए तैयार हो गए वो भी अर्बन नक्सल हैं कि नहीं, इसकी भी बात कर लेनी चाहिए। सवाल, जब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल की लाइन में लगना पड़ रहा है, ठीक है, अब लाइनें रिपीट हो रही हैं। मैं रंजन सिंह से जवाब ले लेता हूं। रंजन सिंह कुछ बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। वैभव जी, अब चीजें रिपीट हो रही हैं। रंजन सिंह जी कुछ कह रहे हैं। रंजन सिंह जी। विवेक भाई, मुझे बड़ा दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश का इतनी बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, आज देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। कहीं तृणमूल कांग्रेस है, कहीं लेफ्ट है, कहीं आरजेडी है, कहीं आम आदमी पार्टी है। कहीं आम आदमी पार्टी ने भाव नहीं दिया तो क्या रिजल्ट निकला वो दिल्ली के चुनाव में आप देख रहे हैं। हर जगह इनकी विश्वसनीयता जनता में खोती जा रही है। ये एलिगेशन चाहे जितनी मर्जी लगा ले, लेकिन जब जो राष्ट्रवाद की नई परिभाषा आदरणीय मोदी जी ने जो लिखा है, जिसको विश्व ने माना है, जिसको
जिसको आप विश्व के किसी पटल पे जाकर अगर आप देखेंगे तो एक विश्व राजनेता के तौर पे आदरणीय मोदी जी उभरे हैं। ये इनको दिखता नहीं है। आज इनको अपनी जमीन ढूंढनी पड़ रही है। जितनी भी डाटा है, जितनी भी बातें हैं, ये सब इनके मनगढ़ंत है। मनरेगा की बात ये कर रहे थे, लेकिन अगर आप डाटा उठा के देखें तो मनरेगा में बिहार के लिए जो अलॉटमेंट राशि है प्रति वर्ष में वृद्धि हो रही है। मैं उस आंकड़े पे नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज मैं समझा देना चाहता हूं कि जो मेरे भाजपा के मित्र कह रहे थे एक्सप्रेसवे की तो बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बिहार की स्थिति 90 के दौर का आप याद कीजिए। आप अपनी वाहन से या प्राइवेट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप एक जिले से दूसरे जिले में जाते, आपकी जान सुरक्षित रहती कि नहीं? इस बात 6 बजे के बाद आप निकलना बंद हो जाता था। बहु बेटी सुरक्षित नहीं रहते थे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी। ये सारी चीजें आप आके देखिए बिहार में अब क्या चैन और अमन है। आज हम लोग जो काम करना चाह रहे हैं वो ये इनके समय में एक पीएमसीएच था, आज देखिए एम्स की घड़ी लग गई, दर्जनों मेडिकल कॉलेज बन गए जी। पहले एक एयरपोर्ट हुआ करता था, 6 एयरपोर्ट है। इनको ये डेवलपमेंट दिखता नहीं है। और जो 5 किलो की अनाज की बात कर रहे थे, इनको समझ नहीं आता है। इनको ये नहीं समझ में आता है कि इन्हीं के एक नेता ने पहले गरीबी हटाओ का नारा लगाए थे और उसके बाद 1980 में गरीबी हटाओ का नारा लगाए थे और उसको करते करते 2004 तक की गरीबी को हटा नहीं पाए। लेकिन 2004 में 37% के गरीबी को हमने 4% पे ला दिया। इस पर ये बात ठीक है, ठीक है। बादशाह आलम जी कुछ कहना चाह रहे थे। बादशाह आलम जी, मैं ये कह रहा हूँ कि गरीबी को ये कह रहे हैं कि 4% पर ला दिया, तो ये 80 किलो अनाज किसको दिया जा रहा है भाई? ये भी तो बताना पड़ेगा कि ये अनाज जो आप जो फ्री में गारंटी दे रहे हैं, एवरी 5 ईयर्स आप इसको रिन्यू कर रहे हैं। अरे इतनी तो आप उनको रोजी रोजगार दिए होते बिहार के अंदर, तो जनता को 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं पड़ती। अभी ये 20 साल से वहां सरकार चला रहे हैं, तो उस वक्त तो कुछ इन्होंने किया नहीं। अभी अनाज 5 किलो दे के जिंदा रखे हुए हैं इनको। और हमारी सरकार के बारे में ये कह रहे थे कि एनडीए गठबंधन में बहुत बैसाखियां लगी हुई हैं। अरे नीतीश कुमार 2 बैसाखियों से सरकार चला रहे हैं बिहार के अंदर, और इधर मोदी जी भी 2 बैसाखियों से सेंट्रल गवर्नमेंट को चला रहे हैं। बैसाखी हमारे पास नहीं है। हम लोग सारे घटक दल के नेता एक साथ है और 243 सीटों पर मुस्तैदी से हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह इस बार सरकार बनेगी महागठबंधन की बिहार में। और ये सारे हमारे मुद्दे हैं, ये सब एक से एक टेकअप किए जाएंगे कि हम लोग मुद्दे पर अपनी सरकार चलाते हैं। तेजस्वी यादव ने 2 मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में लिया था। 2 साल पहले बिहार में आप भी तो किसी की बैसाखी बने थे बादशाह भाई। और भाई साहब आप भी तो बैसाखी बने थे। अब भी बैसाखी में कांग्रेस के साथ गठबंधन में, और भी कई 1-2 पार्टियां हैं जिनके साथ आप गठबंधन में है बिहार में। तो बैसाखी पर तो कोई नहीं चल रहा है। ये कोई दावा ऐसा कर दे तो ये तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। नहीं, जो बैसाखी इनके पास है वो वाली बैसाखी हमारे पास नहीं है ना। अगर एक बैसाखी निकाल रहा है तो नीतीश जी एकदम धड़धड़ा के गिर जाएंगे नीचे। जैसे नीतीश जी निकल गए थे आपको छोड़कर। जी बादशाह जी, आवाज आ रही है? मुझे लगता है शायद उनका फ्रेम फ्रीज हुआ है। नियोरा सर कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर नियोरा प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि भाई बिहार में ये इनके भरोसे है और सेंट्रल में वो उनके भरोसे हैं। नहीं, मुझे विवेक जी छोड़ के मैं आ गया हूँ जिस स्तर पर हमको आना था। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आरजेडी और कांग्रेस के लोग जो भी बोल रहे हों, बिहार के जितने दुर्गति हर क्षेत्र में किया, शायद ही कोई सरकार किया होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक्सप्रेसवे की चर्चा की। अब बताइए, जहां डेवलपमेंट हो रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं कि नहीं? बिहार के ही मजदूर काम कर रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं लोगों को। तो निश्चित रूप में जब रोजगार मिल रहे हैं तो पलायन भी घटे हैं। और इतना ही नहीं, सरकारी नौकरी और रोजगार 38 लाख हम लोगों ने देने का काम किया और 50 लाख से ऊपर देने का टारगेट है। यह ना तो कभी आरजेडी कर सकता था
और न कभी कांग्रेस कर सकती। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी दोनों अपने गिरबान में ताके कि जनता ने अवसर काफी दिया, लेकिन उस अवसरों का उपयोग अपने संपत्ति बनाने के लिए, गलत राजनीति करने के लिए किया है। इसलिए इससे अधिक मैं नहीं कह सकता हूं। जनता जरूर 2025 के चुनाव में इन लोगों को सबक सिखाएगी और तेजस्वी यादव का जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का, वह सपना धरा का धरा रह जाएगा। जी, तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाएंगे ये आप कह रहे हैं। मैं इस पर एक जल्दी से रिएक्शन वैभव त्रिपाठी जी का, और नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे। वैभव त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं, उसका सूर्य मैथिल आपके पास आ रहा है। वैभव त्रिपाठी जी। मामला यह है कि दिन पर दिन जेडीयू का प्रदर्शन गिरता जा रहा है और ये चिंता करते हैं तेजस्वी की और कांग्रेस। अरे आप अपनी चिंता करिए, कहाँ थे कहाँ आ गए, विश्वसनीयता आपकी खत्म है। एक्सप्रेसवे की बात होती है, लेकिन भ्रष्टाचार के जितने भी उदाहरण बिहार में दिखे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। सवाल ये है कि बिहार में जिसने जंगल राज, वो याद करिए ना, कौन कौन सी सेना बना के लोग हत्या करते थे, वो सब भाजपा के साथी हैं और उन्हीं के साथ आदरणीय नीतीश जी सरकार बना के बैठे हैं। तो सारे उन गुंडा माफियाओं को लेकर नीतीश जी ढो रहे हैं। इसी वजह से नीतीश जी की विश्वसनीयता खत्म हुई है और आगामी चुनाव में अगर नीतीश जी और चिराग जी के लिए बिहार और बिहारी फर्स्ट होता तो अब तक स्पेशल पैकेज 11 साल से साथी हैं एनडीए में, अब तक 11 साल में एक बार उनको स्पेशल पैकेज का नाम नहीं आया और स्पेशल पैकेज बिहार को मिल चुका होता। लेकिन बात यह है कि सत्ता की मलाई और भ्रष्टाचार की छिपाई, इन दोनों के चक्कर में नीतीश जी, चिराग जी ये सारे मौन रहते हैं और बिहार को जो स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए वो स्पेशल स्टेटस आज तक नहीं मिल पाया। मनरेगा सबने कहा, आंकड़े कह रहे हैं रंजन जी की मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आंकड़े मैंने दिए कि 40% मनरेगा का जब बजट कट हुआ तो इस पे बिहार और बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले फर्जी चिराग जी मौन थे। उनको बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की भी बात करनी चाहिए थी। जातीय जनगणना पे जब आदरणीय मोदी जी ने कहा कि ये अर्बन नक्सल की मांग है तो उस पर भी विरोध करना चाहिए था ये, लेकिन ये सब मौन थे। जब बिहार चुनाव सामने नजर आया है तो घुटने टेका है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जैसे यूपी चुनाव के पहले 3 काले कानूनों को वापस करके एमएसपी की मांग की जो थी किसानों की, उसके सामने घुटने टेका। लेकिन 3 साल हो गए आज तक एमएसपी का कानून नहीं बना। उसी तरीके से जातीय जनगणना के जो ये बात कह रहे हैं मोदी जी कि अब हम कराएंगे, उसके लिए बजट एलोकेशन में 500 करोड़ हुआ है, जबकि सेंसस कराने के लिए लगभग 10,000 करोड़ की आवश्यकता है। तो कोई प्रोविजन नहीं है, सिर्फ फर्जी वादे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की भी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और आदरणीय नीतीश जी की भी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। सरकार अब बदलने जा रही है, जनता बदलाव के मूड में है और महागठबंधन की सरकार बनेगी। यही तो आप हरियाणा, वैभव जी यही आप हरियाणा में कह रहे थे, हरियाणा में आपके मुंह तक आया, निवाला छीन लिया गया। मैं विवेक जी, जनसंघ के जमाने से 1952 से 2000 तक, मतलब 96 तक वाजपेयी जी यही कर रहे थे। तो इसका क्या मतलब था कि उनकी बातों का महत्व नहीं था। हम जनता के रुख की बात करते हैं, जनता के मुंह की बात करते हैं, हम जनता के मुंह। आपको लगा कि हरियाणा में कोई आपको छू नहीं सकता, हरियाणा में आप एक तरफा जीतेंगे। आपने आम आदमी पार्टी को तो मतलब चाय की मक्खी की तरह निकाल फेंका और खुद चुनाव में गए। इतने कॉन्फिडेंट थे आपने अपने अलायंस को भरोसे में नहीं लिया और अब यहाँ पर अलायंस की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बात कर लूं विवेक जी, अगर हरियाणा के चुनाव का नजीर दिखे ही बिहार को आप परिणाम उसका डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से डिक्लेयर कर दीजिए कि भाजपा की सरकार बन गई। हरियाणा अलग है, बिहार अलग है। बिहार के लोग ज्यादा परिपक्व हैं और बिहार के लोगों ने मूल मुद्दों। मैं चुनाव लड़ने की रणनीति पर बात कर रहा था, मैं रिजल्ट पे बात नहीं कर रहा था। सूर्य मैथिल जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? सूर्य मैथिल जी, अभी विवेक जी इन्होंने ऑन एयर ये कहा है कि बिहार के लोग ज्यादा परिपक्व है, हरियाणा के लोग ज्यादा परिपक्व नहीं थे। ये देखिए, अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं विवेक जी कि बिहार में भी जो राहुल गांधी की फैक्ट्री की जो जलेबियां है ना, वो एनडीए के कार्यकर्ता ही खाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर एक रात पहले तक ये राहुल गांधी की जो फैक्ट्री की जलेबियां थी ना,
वो हुडा साहब के घर में पैक हो रही थी और जैसे ही सुबह रिजल्ट आया था तो हुडा साहब के घर से वो जलेबियों का बड़ा सा डंपर वो भाजपा कार्यालय आ गया था। ऐसे ही होने वाला है। और आज तो वैभव त्रिपाठी की टोपी गायब हुई है, बहुत जल्दी तिलकमाला भी गायब होने वाला है। आप देखिएगा, रिजल्ट आने दीजिए बिहार का। और रह गई बात बिहार के चुनाव के रिजल्ट की, तो मैं बता देना चाहता हूं, बिहार ने जंगल राज देखा है, बिहार ने लूट मार देखी है, बिहार ने देखा है कैसे जानवरों को चारा खाया जाता है, बिहार ने देखा आप मैं बस यही जानना चाह रहा हूं, मैं दोनों पक्षों से यही जानना चाह रहा हूं, एनडीए से भी और इंडिया अलायंस से भी, क्या नीतीश और इंडिया गठबंधन में, यूं कहें महागठबंधन में, तेजस्वी सीएम फेस हैं आगामी चुनाव में? सूर्य मैथिल जी, पहला सवाल आपसे। देखिए, ये बिना दूल्हे की बारात है, ये आपस में सिर्फ टब्बल करेंगे। इनके यहाँ पर मैं बनूंगा मुख्यमंत्री चलेगा और जनता ने एनडीए को वोट देना है और पुनः नीतीश बाबू का मुख्यमंत्री। ठीक है, वैभव त्रिपाठी जी, तेजस्वी के नाम पर सहमति आपके गठबंधन में? देखिए, महागठबंधन में चुनाव बाद निर्णय होगा और तेजस्वी जी अच्छे नेता हैं, जननेता हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारी जो संविधान में अनुमति है, हम उसी के हिसाब से चलते हैं। हमारे वहां कभी भी पहले चेहरा निहोरा प्रसाद जी, परंपरा नहीं है। मामला ये है कि भाजपा के लोग दूल्हा बारात करते हैं, उन शाखा के लोग जो जीवन भर शादी नहीं करते, जिनके ठीक है सर, अब दूसरी तरफ जा रहे हैं। रंजन सिंह जी, सर, ये कांग्रेस और इनके जितने भी एलाइज हैं, ये आरजेडी को धोखा दे रहे हैं। ये समझते नहीं है कि बिहार में आरजेडी के राजनीतिक थोड़ी मोड़ी जो जमीन है उस पर ये लोग राजनीति करते हैं और उसी के नेता को दूल्हा नहीं मान रहे हैं। तो ये इनको चुनने की जरूरत है। जनता सब जानती है कि यहाँ पर बिखराव है, बहुत अलगाववाद है, कोई समन्वय नहीं है इनके बीच में। तो इनके बीच में मानेगा ही नहीं, कभी नहीं मान सकता है सर। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मानेंगे नहीं कभी। बादशाह आलम जी, चुनाव के बाद तो चुनने के लायक भी नहीं रहेंगे ना जी। बादशाह आलम जी, जल्दी से, चुनने के लायक ही नहीं रहेंगे जी। बादशाह आलम जी, देखिए विवेक जी, मेरा ये कहना है कि हमारे ये जो बीजेपी के साथी बैठे हुए हैं, एलजेपी के साथी बैठे हुए हैं, तो इनके बौखलाहट से पता चल रही है कि बिहार में इनकी क्या स्थिति है। अब देखिए, ये जलेबी की बात कर रहे हैं, ये मटन की बात कर रहे हैं, ये शादी ब्याह की बात कर रहे हैं। तो ये बैठ के यहाँ डिसाइड करने का थोड़ी होता है। कभी बिरयानी पर भी बात कर लेते तो अच्छा लगता। तो ये चीजें देखनी है। और हमारे गठबंधन में ये कोई रिस्क नहीं है। दूल्हा कौन है, कौन हमारा दूल्हा होगा, हम जब बारात लेके आएंगे तो आप लोगों को भी बुलाएंगे दावत में, आप भी आइएगा हमारे शपथ ग्रहण में। चलिए, अभी तो वक्त है, लेकिन अभी इतने वक्त में बिहार विधानसभा चुनाव में, इस चुनाव से पहले कई नए आयाम, राजनीतिक आयाम देखने को मिलेंगे। कई ऐसे बयान सामने आएंगे जिस पर घमासान होगा, कई दिलचस्प मोड़ भी आने वाले जिसका इंतजार देश की जनता और बिहार की जनता को रहेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत